हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी बताइएगा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। इसके पहले जो कल की मेरी क्लास थी वो थी लिपियों के विषय में, और लिपियों में हमने देखा था कि जो भारत की प्राचीन लिपियां थीं वो 3 लिपियां प्रचलित थी, जिसमें एक पहली थी आपकी सिंधु घाटी लिपि, दूसरी थी आपकी खरोष्टी लिपि और तीसरी थी आपकी ब्राह्मी लिपि। तो इन लिपियों के बारे में हमने कल संपूर्ण अध्ययन किया था। अगर किसी ने नहीं किया है तो वो कल की वीडियोस में जाके लिपियों के बारे में पूरा अध्ययन कर सकता है, और अगर आपने किया है तो आज हम बात करते हैं, उसके आगे आज हम पढ़ते हैं, ताकि आपको ये क्लास फिर अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि कल आपने पढ़ा ही है। तो आज हम देखेंगे देवनागरी लिपि के बारे में, बस उसी के आगे ही चल रहा है। कोई भी चीज़ आपकी इधर से उधर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, और मैं पृष्ठ संख्या भी डाल देती हूँ ताकि आपको आसानी से जो है बुक में वो पेज आपको मिल जाए कि मैं कहाँ से पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, आज हम बात करेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, इसमें पहला पॉइंट है, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। देखिएगा, देवनागरी लिपि के बारे में क्या कह रहे हैं कि जो देवनागरी लिपि है ये ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में पहले गुप्त लिपि आई। उसका नाम क्या पड़ा? गुप्त लिपि पड़ा। मैंने कल इसको ट्रिक से बताया भी था आप, क्योंकि इसका क्रम पूछा जाता है, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली का क्रम कैसे है। ब्राह्मी लिपि, उसके बाद उत्तरी शैली, उत्तरी शैली से गुप्त लिपि से सिद्धात्मक, सिद्ध मातृका या फिर कुटिल, और यहाँ से फिर आपकी निकलती है देवनागरी और शारदा लिपि। ठीक है, ये 2 लिपियाँ यहीं से विकसित होती हैं। तो इसका क्रम जो है कल की वीडियो में आपको मिलेगा। अगर जानना है तो आप कल की वीडियो को देखिएगा, और अगर आपने जान लिया है तो आगे बढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आगे देखते हैं हम। उसी बात को कहा गया है कि जो 4वीं-5वीं सदी है उसमें गुप्त लिपि का, और गुप्त लिपि के बाद आपकी आती है कौन सी लिपि? कुटिल लिपि। तो गुप्त लिपि तो जब 4वीं-5वीं सदी तक थी, तो उसके बाद आपकी 6वीं सदी आती है, यानी कि 6वीं सदी से कुटिल लिपि विकसित हुई। इसी कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग, यानी कि उसके आसपास नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, और इसे ही प्राचीन नागरी कहा गया। समझ में आई बात? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, देवनागरी लिपि के नाम के विषय में अनेक मत हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से नागरी नामकरण हुआ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो देवनागरी लिपि है इसके नाम के विषय में लोगों के अनेक मत दिए गए हैं लोगों के द्वारा। तो सबसे पहला मत एक ये है कि एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, बौद्धों का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ललित विस्तार। ये ललित विस्तार में वर्णित नाग लिपि से जो है नागरी नामकरण हुआ है। वहाँ पे जो है ललित विस्तार में नागलिपि का वर्णन कहीं किया गया है, और उसी नामकरण से जो है नागरी नामकरण जो है वहाँ से लिया गया है, ये बात कही जा रही है। दूसरा पॉइंट है, नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि नगरों में, जैसे ये भाषा जो है, ये लिपि जो है नगरों में प्रचलित होने के कारण इस लिपि को जो है देवनागरी लिपि कहा गया। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने के कारण देवनागरी नामकरण किया गया। तो देखिए, अब आप सोच रहे होंगे ये पॉइंट मैं क्यों पढ़ रही हूँ। देखिएगा, कभी कभी देवनागरी लिपि के बारे में प्रश्न बन जाता है कि इनके संदर्भ में कौन सा मत असत्य है। तो जब आप सारे मत को पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे कि असत्य कौन सा मत है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पाटलिपुत्र को नागर और चंद्रगुप्त को देव कहने से देवनागरी नामकरण हुआ। अगला पॉइंट है, श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार
देवताओं की प्रतिमाओं के बनने के पूर्व उनकी उपासना सांकेतिक चिन्हों द्वारा होती थी, जो कई प्रकार के त्रिकोणादि यंत्रों के मध्य में लिखे जाते थे। वे यंत्र देवनागर कहलाते थे और उनके मध्य लिखे जाने वाले अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह वर्ण माने जाने लगे। इसी से उनका नाम देवनागरी हुआ। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये श्री आर श्याम शास्त्री के अनुसार, कल इनके संदर्भ में हमने पढ़ा भी था। आर श्याम शास्त्री, जिन्होंने कल की मेरी वीडियो देखी होगी उसे याद होगा, मैंने कनेक्ट किया था श्याम शास्त्री सांकेतिक। इन्होंने जो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति मानी है वो सांकेतिक से मानी है। तो एस से श्याम, एस से शास्त्री, एस से सांकेतिक, यानी कि ट्रिपल एस याद हो जाएगा। यहाँ पे सांकेतिक चिन्ह को देखिएगा तो श्याम शास्त्री को लगाइएगा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी नाम पड़ा। कुछ लोगों का मानना है कि गुजरात के ब्राह्मण नागरों के नाम पर जो है इसका नाम नागरी पड़ा। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से नागरी नाम पड़ा। ऐसा कौन कह रहा है? ये धीरेन्द्र वर्मा कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार जो है कहा गया कि मध्य युग के स्थापत्य की एक शैली का नाम नागर होने से इसका नाम जो है वो नागरी पड़ा। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। इनको याद कैसे रखेंगे कि देखिएगा आज के टाइम में क्या हो रहा है, जो लोग गाँव में रहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे नगरों में बस रहे हैं। और नगरों में जब बसते हैं तो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि हम जो है मेन सिटी एकदम मध्य भाग में रहें, किसी भी शहर के एकदम बीचों बीच में रहें, जो बीच का एरिया होता है कह सकते हैं एकदम बीचों बीच में, ताकि आपको हर सुविधा मिले। क्योंकि अगर आप एकदम जो है, तो इन्हें हम कैसे याद रखेंगे? इनको आप याद रख सकते हैं। देखिएगा, धीरे धीरे नगर के मध्य में स्थापित होने लगा। धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे लोग नगरों के मध्य में स्थापित होने लगे। नगरों से हो जाएगा नागरी और मध्य में स्थापित, यानी कि मध्य युग के स्थापत्य। और कौन कैसे होने लगे? धीरे धीरे होने लगे। कौन? लोग। ठीक है, लोग जो है वो धीरे धीरे नगरों के मध्य में स्थापित होने लगे। थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे तो ये परिभाषा कभी गड़बड़ नहीं होगी, धीरेन्द्र वर्मा के द्वारा दी गई है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट, जिनका समय है 7वीं 8वीं सदी ईस्वी, के एक शिलालेख में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है कि देवनागरी का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो कब हुआ था? तो देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के एक राजा थे जिनका नाम था जयभट्ट, उनके एक शिलालेख में हुआ था। तो कैसे याद कर सकते हैं? देव की जय हो। कैसे याद करेंगे? देव की जय हो। देव बोलते हैं ना, देव की जय हो, तो देव से हो जाएगा देवनागरी और देव की जय हो, जय से हो जाएगा जयभट्ट। इस तरीके से याद हो जाएगा। और अगर आप इनके स्थान को याद करना चाहते हैं कि जयभट्ट कहाँ के राजा थे, तो ये गुजरात के थे। तो आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं कि देव की जय हो, वक्त गुजर जाएगा। जैसे जब बुरा वक्त आता है तो लोग क्या कहते हैं, भगवान को याद करिए, ये भी वक्त गुजर जाएगा। चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वक्त कभी किसी का टिकता नहीं है। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो कल आपके साथ अच्छा होगा। अगर आज आपके साथ अच्छा हो रहा है तो आने वाले समय में आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। तो ये जो है प्रकृति का नियम है, जो चेंज होता रहता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, आप सभी जानते हैं। तो इसमें बदलाव होना स्वाभाविक है। बस उसी से आप इसको कनेक्ट करे रहेंगे तो ये चीज़ें आपकी हमेशा बनी रहेंगी दिमाग में। आगे देखेंगे देवनागरी लिपि का वैशिष्ट्य। इसमें देखिएगा, इसमें सबसे पहला पॉइंट दिया है देवनागरी लिपि अक्षरिक है। आप जानते हैं देवनागरी लिपि जो है ये भारत की लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और हिंदी भाषा भारत में बोली जाती है। और आपने अभी पढ़ा था भारत की जितनी भी लिपियां हैं वो अक्षरिक होती हैं। तो ये याद रखिएगा इसकी विशेषता कि देवनागरी लिपि जो है वो अक्षरिक है, सबसे महत्वपूर्ण है। सेकंड पॉइंट है देवनागरी में एक वर्ण के लिए ध्वनि है, अर्थात
प्रत्येक अक्षर उच्चरित होते हैं। क्या कह रहे हैं, देवनागरी लिपि में एक वर्ड के लिए ध्वनि है, अर्थात उसमें जितने भी अक्षर होते हैं देवनागरी लिपि में वो सभी उच्चरित होते हैं, कोई साइलेंट नहीं होता, सभी उच्चरित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देवनागरी की वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, जो देवनागरी लिपि है इसकी वर्णमाला का जो वर्णक्रम है वो कैसा है, तो वो वैज्ञानिक वर्णक्रम है, ध्यान रखिएगा। तो ये अब आगे इसके सुधार की बात करते हैं। सुधार में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं जहाँ से आपके प्रश्न भी आपको देखने को मिले होंगे, और इसको भी आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने सन 1904 ईस्वी में अपने पत्र केसरी के लिए 1926 टाइपों की छटाई करके 190 टाइपों का एक फॉन्ट, जिसे तिलक फॉन्ट भी कहते हैं, बनाकर देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किया। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1904 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, इसको कैसे हम याद करेंगे, और यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ किसने किया था, तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। कैसे याद करेंगे? देखिए, जो बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं तो कहा जाता है कि अभी छोटा बच्चा है तो उसको 4 साल तक केसर वाला दूध पिलाइए। कैसा दूध पिलाइए? केसर वाला दूध पिलाइए, क्योंकि बालक अभी छोटा है, कम से कम उसको 4 साल तक आप केसर वाला दूध पिलाइए। तो बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, केसर वाला दूध यानी कि केसर से हो जाएगा केसरी, और 4 साल तक यानी कि 1904, ये समय याद हो जाएगा। और इन्होंने ही जो है सुधार का आरंभ किया था, देवनागरी लिपि सुधार का आरंभ जो है बाल गंगाधर तिलक ने ही किया था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी तैयार की तथा महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग हुआ। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न बने हैं कि सबसे पहले जो है महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी तैयार की। प्रश्न बन जाएगा कि आ की 12 खड़ी किसने तैयार की सबसे पहले, तो सावरकर बंधुओं ने। और फिर उसके बाद इन्होंने महात्मा गांधी के हरिजन सेवक में इसका प्रयोग किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब इन्हें कैसे याद करेंगे? यहाँ पे लिखा है सावरकर, अगर सावरकर को हम बना दें वर्कर, जो वर्कर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो कितने घंटे काम करते हैं, तो आप कहेंगे 12 घंटे। जो वर्कर होते हैं वो 12 घंटे खड़े खड़े हर जन की सेवा करते हैं। हर जन की, अब भाई आपका अगर घर बना रहे हैं तो आपके घर की सेवा कर रहे हैं ना, आप ही की तो सेवा कर रहे हैं, काम में हाथ बटा रहे हैं, उसके बदले वो पैसे लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जो वर्कर होते हैं, वर्कर जो होते हैं वो 12 घंटे से 12, ठीक है, 12 घंटे खड़े खड़े हर जन की सेवा करते हैं। हर जन यानी कि हर लोग, और हर जन से आप याद करेंगे हरिजन सेवक, ठीक है, हर जन की सेवा करते हैं यानी कि हरिजन सेवक याद हो जाएगा। और खड़े खड़े यानी कि खड़ी भाषा में, खड़ी भाषा नहीं, 12 खड़ी तैयार करते हैं, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया याद कैसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखिएगा, सर्वप्रथम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमाक्षर आप जानते हैं, प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है अंगा या ड़ा ना मा के स्थान पर अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा। तो आप कहेंगे वो कौन से लेखक हैं जिन्होंने सबसे पहले पंचमाक्षर के स्थान पर जो है अनुस्वार के प्रयोग का प्रस्ताव रखा था, तो वो है श्याम सुंदर दास। इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जैसे कोई लड़की है, अगर मान लिया मेरी वीडियो कोई लड़की देख रही है तो वो आप अपने ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने मतलब शादी के पहली वाली ज़िंदगी में एक बार आप सोचिएगा ज़रूर। देखिए, जब कोई कुंवारी लड़की रहती है और जब वो अपने फेस पे बिंदी लगाती है, एक बार मेकअप करिए बिना बिंदी ना लगा रही है, और उसके बाद मेकअप करने के बाद अगर आपने बिंदी लगा ली तो आपके फेस को, मतलब अपने फेस को जब आप देखती होंगी तो बहुत सुंदर लगता होगा, है कि नहीं? मतलब बिंदी लगाने से सुंदरता जो है उसमें 4 चांद लग जाता है, सुंदरता और बढ़ जाती है। ये हर किसी, कोई भी लड़की हो, कैसी भी हो,
ये हर किसी के लिए है। अगर कोई लड़की अपने फेस पे बिंदी लगाती है माथे पर तो उसकी सुंदरता और 4 गुना बढ़ जाती है। अगर किसी ने नहीं ट्राई किया है अपने बचपन में तो ज़रूर ट्राई, अब तो ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, जो अभी कम एज के हैं, तो वे एक बार ट्राई करेंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो लगा के देखिएगा, आपका फेस और अच्छा दिखेगा और हर कोई जो है तारीफ करेगा कि आज तो कुछ अलग दिख रही हो। तो मतलब ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि इससे आप याद क्या करेंगे। देखिए ये अनुस्वार जो होता है ये बिंदी की तरह होता है और अनुस्वार का प्रयोग किसने बताया, ये सुंदरदास ने बताया। यानी कि जब बिंदी आप लगाते हैं तो आपकी सुंदरता और बढ़ जाती है। यानी कि बिंदी यानी कि अनुस्वार का जो प्रयोग है वो श्याम सुंदर दास ने रखा था, अनुस्वार का प्रस्ताव। अगला पॉइंट है, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। जो डॉक्टर गोरख प्रसाद थे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव रखा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, दाहिनी तरफ लिखने का प्रस्ताव किसने रखा था, तो वो कहा था गोरख प्रसाद ने। तो इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए जब आपको कोई प्रसाद देता है तो प्रसाद आप कैसे लेते हैं, दाहिने हाथ से लेते हैं। हमेशा अगर कोई आपको प्रसाद देगा तो वो कहता है आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए, ना कि बायां। तो प्रसाद से आप याद रखेंगे गोरख प्रसाद, और वो भी प्रसाद किसका है, गोरख का प्रसाद है। तो गोरख का प्रसाद हो या किसी का भी प्रसाद हो, प्रसाद आपको हमेशा दाहिने हाथ से लेना चाहिए। तो दाईं तरफ से लिखने का प्रस्ताव गोरख प्रसाद ने दिया था। ये अच्छे से कनेक्ट हो गया। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, श्रीनिवास ने सुझाव दिया कि महाप्राण वर्णों के बदले अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए जिससे वर्णों की संख्या में कमी आएगी। ये सुझाव किसने दिया, तो श्रीनिवास ने दिया। इन्होंने कहा कि जो महाप्राण है, महाप्राण वर्णों के बदले अगर अल्प प्राण वर्णों के नीचे कोई चिन्ह लगा दिया जाए तो वर्णों की जो संख्या है उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। ऐसा किसने कहा, श्रीनिवास ने कहा। तो आप लोग जानते होंगे आजकल जब लोग घर बनवाते हैं, निवास यानी कि अपना घर, जब कोई घर बनवाता है तो उसमें जब लोग नेम प्लेट लगवाते हैं तो क्या करते हैं, सोचते हैं कि बहुत कम से कम शब्दों का हम यूज़ करें, बहुत लंबे चौड़े शब्दों का यूज़ करेंगे, पूरे खानदान का नाम लिखेंगे तो वो नेम प्लेट लगेगा, पूरे घर का प्लेट बन जाएगा। कहने का मतलब पूरी दीवार पे आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो हर कोई सोचता है कि जितना हो सके उतने छोटे मतलब कम शब्दों में हम अपना नेम प्लेट तैयार करें हर आज के टाइम में। तो याद हो जाएगा, निवास में लोग जो है अल्प वर्णों का यूज कर रहे हैं। अब महावर्णों का नहीं, अल्प वर्णों का यूज कर रहे हैं। तो अल्प प्राण वर्णों की बात किसने की, श्रीनिवास दास ने। कनेक्ट हो जाएगा। आगे देखिएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में, इंदौर के 24वें अधिवेशन में सन 1935 ईस्वी में महात्मा गांधी के सभापतित्व में नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। तो प्रश्न बन सकता है, नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया, 1935 में, और किस अधिवेशन में, तो इंदौर के 24वें अधिवेशन में। और किसके सभापतित्व में, तो महात्मा गांधी के सभापतित्व में। देख सकते हैं आप कितने प्रकार से इसमें प्रश्न बन सकते हैं। तो कम से कम 3 या 4 प्रश्न आपके इसी एक लाइन से आपके मिल जाएंगे। आगे देखिएगा, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक काका कालेलकर थे। जो नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे वो काका कालेलकर थे। कैसे याद करेंगे, इन्होंने जो है ये नागरी लिपि के सुधार का कह सकते ना कि भैया इनका संयोजन करते करते, नागरी लिपि सुधार का संयोजन करते करते ये काले हो गए। काका कालेलकर क्या हो गए, ये काले हो गए। ये संयोजन कर रहे थे और किसका, नागरी लिपि सुधार समिति का। तो नागरी लिपि सुधार समिति का संयोजन करते करते काले हो गए। आजकल आप जाइए, धूप में निकल जाइए, आप 1 घंटे धूप में निकलेंगे, उसके बाद जो आपकी स्किन होगी आप देख लेंगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। हाँ, उसके बाद उस स्किन को आप एक कलर में लाने के लिए 1 महीने तक जो है घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब जाके वो कलर जो है फिर जो है सब समान कलर में आएगा। ऐसा देखा गया है। तो आप उन्हीं से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, तो याद रहेगा कि इन्होंने जो है नागरी लिपि सुधार का संयोजन इतना ज़्यादा कर लिया कि ये काले हो गए घूम घूम के। आगे देखिएगा, और हाँ अगला पॉइंट है कि सम्मेलन में कुल 14 सुझावों को स्वीकार किया गया।
और संयोजन में इन्होंने कितने सुझावों को स्वीकार किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने बस 14 सुझावों को स्वीकार किया, ये ध्यान रखिएगा। और इसके जो संयोजक थे वो थे काका कालेलकर। और किसके सभापतित्व में इसका गठन हुआ था नागरी लिपि सुधार समिति का, तो महात्मा गांधी के सभापतित्व में। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपके सामने, नागरी प्रचारिणी सभा ने सन 1945 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया। अच्छा, ये जो था ये हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर के 24वें अधिवेशन में जो है नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया और 1935 में हुआ था। यहाँ पे कहते हैं नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा, किसके द्वारा, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा जो है 1985 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया गया, नागरी लिपि सुधार हेतु। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई 1947 ईस्वी में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उन्होंने 31 जुलाई 1947 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हुआ नहीं था, उसी साल आज़ाद होने वाला था, क्योंकि 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था और ये बात है 31 जुलाई की, ठीक है, लेकिन ईयर वही है। तो 31 जुलाई 1947 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया गया, ये याद रखिएगा। किसकी अध्यक्षता में इसका निर्माण किया गया था, तो नरेंद्र देव की। आगे देखिएगा, इस समिति की कुल जो है 9 बैठकें हुई थी। जो नागरी लिपि सुधार समिति का जो गठन किया गया था नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, उसमें कुल कितनी बैठकें हुई थी, ये याद रखिएगा। तो उसमें कुल 9 बैठकें हुई थी। और आगे कहते हैं कि इस समिति ने 25 मई 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। मतलब कि ये जो समिति थी, इसका जो निर्माण हुआ था वो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 1947 में हुआ था, लेकिन इसकी जो सारी रिपोर्ट थी वो कब सौंपी गई, 25 मई 1949 को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। और इसमें टोटल कुल कितनी बैठकें हुई थी, तो टोटल 9 बैठकें हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, नरेंद्र देव समिति की रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने 28-29 नवंबर सन 1953 ईस्वी में नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में लिपि सुधार परिषद का गठन किया। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जो लिपि सुधार परिषद है इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन जो है 28-29 नवंबर 1953 ईस्वी में किया गया। क्यों किया गया, नागरी लिपि सुधार संबंधी सुझाव पर विचार करने के लिए। और किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया था। और आगे कहते हैं, और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को परिषद में आमंत्रित किया गया। और जब इसका गठन हो रहा था तो उसमें विभिन्न विद्वानों, राज्यों के मंत्रियों और विद्वानों को आमंत्रित किया गया था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की बैठक की अध्यक्षता तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। यानी कि जो लिपि सुधार परिषद है इसका गठन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, उस समय के तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। ये आपको समझ में आया, तो ये ध्यान रखिएगा। और आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है नरेंद्र देव की अध्यक्षता में नागरी लिपि सुधार समिति का भी गठन हुआ था। और नागरी प्रचारिणी सभा ने जो है 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति का गठन किया था। कब, 1945 ईस्वी में। तो ये सारे जो पॉइंट हैं इनको आप 1-2 बार अच्छे से पढ़िएगा ताकि आपको हर एक पॉइंट क्लियर होता चले। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव दिया था। तो किसने दिया था, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। अब इन्हें कैसे याद रखेंगे,
देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक तो हम देवनागरी लिपि के बारे में पढ़ रहे थे तब से। और देवनागरी लिपि पढ़ते 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 जब एकदम लास्ट में पहुंचे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सुनीति कुमार चटर्जी हैं, इन्होंने कहा कुछ कि देवनागरी लिपि के स्थान पर आप रोमन लिपि को स्वीकार कीजिए, उसका सुझाव प्रस्तुत किया। तो मतलब इन्होंने कहते हैं ना कि भैया हम तो इतने दिन से इस काम को कर रहे थे और एक लोग आके लास्ट मोमेंट पे कहते हैं अब ऐसा नहीं ऐसा करो, तो इन्होंने तो मेरे किए कराए पर पूरा पानी फेर दिया। तो ऐसे ही आप इनको जोड़ सकते हैं, जैसे सुनीति कुमार चटर्जी हैं, बस याद करने की बात हो रही है, तो चटर्जी को आप बना लीजिए चटनी। हाँ ठीक है, चटनी बना लिया। अब जब इन्होंने क्या किया, देवनागरी लिपि के स्थान पर जब रोमन लिपि की बात कर दी, तो मतलब कह सकते हैं ना इन्होंने पूरे किए कराए पर चटनी बिखेर दी, पूरा चटनी गिरा के सब बर्बाद कर दिया। इन्होंने क्या कहा, अब तक तो हम देवनागरी लिपि की बात कर रहे थे, अब ये कहते हैं कि नहीं, रोमन लिपि में को मतलब रोमन लिपि में लिखने का इन्होंने सुझाव प्रस्तुत कर दिया। तो हो नहीं गया, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने पूरा चटनी बना दिया हर बातों का। तो ये अच्छे से आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा कि किसके द्वारा ये सुझाव प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद जो है ये तो हो गया देवनागरी लिपि के बारे में बात। अब हम देखेंगे राज्य भाषा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट है, इनको हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राज्य भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई थी। हिंदी को कैसी भाषा का दर्जा दिया गया, तो राजभाषा का, आप जानते हैं। और कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। ये भी प्रश्न बनता है। आगे देखिएगा, अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि निम्न है। क्या कह रहे हैं, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। ये भी प्रश्न बनता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई। अब देखते हैं वो 22 भाषाएं हैं कौन कौन सी। तो आप देखिएगा, एक लाइन से सब लिखी हुई हैं। असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और लास्ट में है उर्दू। तो ये टोटल आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक है, जो संविधान में पूछी जाती हैं। संविधान में कितनी भाषाओं को दर्जा मिला था 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, तो वो टोटल 22 भाषाएं थी। और किस भाग में, तो 17 भाग 17 में, ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अगर मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में हमारे कितनी भाषाएं थी उस समय, तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, जो हमारा संविधान है और संविधान के 21वें संशोधन में और अधिनियम 1967 में, कब, 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। जब इनको जोड़ा गया तब इसकी संख्या कितनी हो गई, 15 हो गई, क्योंकि मूल संविधान में भाषाओं की जो संख्या थी वो 14 थी। तो 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, इसकी संख्या 15 हो गई। उसके बाद होता है 71वां संशोधन। 71वां संशोधन जो होता है वो 1992 में होता है। तो 1992 में कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया, ठीक है। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सम्मिलित किया गया। तो इनको कैसे याद रखेंगे, इनके लिए एक ट्रिक है, नमक, ना से हो जाएगा नेपाली, माँ से मणिपुरी और का से हो जाएगा कोंकणी। ये आप लोगों ने कई बार पढ़ा भी होगा और यहाँ पे भी मैं वही ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ अलग बताऊंगी तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। जो ट्रिक बहुत ज़्यादा प्रचलित है उन्हीं से आप याद कर लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो इसको आप नमक से याद कर लेंगे। इसके बाद आगे कहते हैं कि 92वें संशोधन अधिनियम 2003 ने इसमें
बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को सम्मिलित कर दिया। अब जब 92वां संविधान संशोधन होता है तो ये होता है 2003 में, और 2003 में 4 भाषाओं को जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। जब इनको सम्मिलित किया गया तो इनको मिलाकर टोटल संख्या जो हो गई वो हो गई 22, जो कि वर्तमान आप देख रहे हैं, जो कि अभी आपने पढ़ा है कि संविधान में कुल जो भाषाओं को स्थान दिया गया है वो टोटल 22 भाषाएं हैं। तो इस प्रकार से ये संख्याएं जो है कि कब कब जोड़ी गई, इनको आप ध्यान रखिएगा। और मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं? तो 14 भाषाएं थीं। तो ये हो गई भाषाओं की बात। और इसके बाद कल जो है हम बात करेंगे संविधान में हिंदी भाषा संबंधी उपबंध। संविधान में हिंदी भाषा संबंधी जो विचार दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में क्या बात कही गई है, उनको कल हम विस्तृत रूप में देखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो जाते जाते वीडियो पे एक लाइक करते जाइएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं फिर ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।